साइंस क्लास 9 फोर्स की आज की डेट में दूसरी क्लास है। इससे पहले वाली क्लास भी हम लोगों ने फोर्स की ही डिस्कस की थी। एंड आज जो मेरा पहला टॉपिक रहेगा वो इसमें क्या रहेगा, इनर्शिया। क्या रहेगा, इनर्शिया। अब आप बोलेंगे कि ये चीज सर दोबारा क्यों बता रहे हैं, तो इसको बताने का एक रीजन है। कुछ बच्चों ने डाउट पूछा हुआ है, उनको इनर्शिया थोड़ा कम समझ में आ रहा है। एंड साथ में एक चीज और समझने वाली कि उनको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वो समझ में आ रहा है एंड इनर्शिया उनको कम समझ में आया, ऐसा उनका कहना है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का एंड इनर्शिया, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर एक रूल आपको समझ में आ रहा है तो दूसरा भी आपको समझ में आना चाहिए, 101% श्योर। एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? दोनों रूल्स अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज है। इनर्शिया इज अ टेंडेंसी, ये एक नेचर है किसी ऑब्जेक्ट या फिर किसी पार्टिकल का, वो अपनी जिस स्थिति में है, जिस फॉर्म में है, वो उसी में रहना चाहती है। एंड उसको चेंज करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। अगर कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, दैट इज नेचर। ये उसका क्या है, नेचर है। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, इसी टेंडेंसी को बोलते हैं इनर्शिया। इसीलिए इनर्शिया टू टाइप्स की मैंने बताई हुई थी कि एक रेस्ट की इनर्शिया, क्योंकि रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, इसलिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी उसके फॉर्म को, उसके रेस्ट को मोशन में लाने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, कुछ एक्सटर्नल फोर्स की। एंड अगर कोई मोशन में है तो रेस्ट में लाने के लिए हमको, यही तो है फर्स्ट रूल, है ना। और आई थिंक कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को इनर्शिया का रूल भी बोलते हैं। तो मैंने फिलहाल अभी बता दिया। अब आपको समझने वाली बात ये है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक कोई बस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि बस में आप बैठे हुए, अचानक से बस में ब्रेक लगा दी गई, चल रही थी बस, अचानक से ब्रेक लगा दी गई, तो क्या होगा, आप आगे की तरफ आएंगे या पीछे की तरफ जाएंगे, आगे की तरफ आएंगे। आगे की तरफ आपको हल्का सा आपकी बॉडी आगे की तरफ आ जाएगी। क्यों, क्योंकि जब बस किसी स्पीड से चल रही थी, मोशन में थी, तो आपका भी वही स्पीड थी क्योंकि आप उस बस में थे। अब जब बस में ब्रेक लगी, बस तो रुक गई, है ना। आपके जो पैर हैं वो टिके हुए हैं बस के लेयर पे, ठीक है, फर्श पे। अब आपका जो ऊपर की बॉडी है ये भी तो उसी वेलोसिटी से मोशन कर रही है, उसी स्पीड से चल रही है, तो क्या होगा, वो उसको थोड़ा सा रुकने में, संभालने के लिए थोड़ा सा हमें अपना खुद का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, आपके पास कोई ऐसी ब्रेक तो लगी नहीं है कि आपने ब्रेक लगाई रुक गया बॉडी, ठीक है। तो ऐसा, अब इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा होता है, तो इसका रीजन क्या है, इनर्शिया। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी जो थी वो कैसी थी, मोशन में थी, एंड अब उसको रेस्ट में आना है क्योंकि बस रुक गई। तो आपकी बॉडी, ऐसा तो है नहीं शीशे तोड़ के बाहर गिरोगे जाकर, आपको अपनी खुद की मेहनत करनी पड़ेगी रुकने के लिए, ठीक। दैट इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछते हैं। एंड इसी से जस्ट अपोजिट ऐसा भी पूछते हैं कि अगर आप किसी बस में बैठे हुए अचानक से बस चलना शुरू कर देती तो हम लोग पीछे की तरफ क्यों, ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसका भी यही रीजन है, क्या सबसे पहले आप रेस्ट में थे, रेस्ट की इनर्शिया, एंड जब बस मोशन में आई तो आप भी उसमें बैठे हुए, आप भी मोशन में आए। तो रेस्ट से मोशन में आने के लिए बॉडी को हमें अपनी तरफ से क्या करना पड़ता है, फोर्स अप्लाई करना पड़ता है संभालने के लिए। तो हमारी बॉडी क्या पीछे की तरफ, रेस्ट में थी ना, रेस्ट में तो पीछे की तरफ रुक जाती, फिर उसको हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, और उसे एडजस्ट करते हैं बस की स्पीड के कारण, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इनर्शिया से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको दोबारा से डिस्कस कर लिया। कुछ लोगों की प्रॉब्लम डाउट भी थी। अभी क्या है, अब हम लोग इनर्शिया की डेफिनेशन भी सबको समझ में आ गई। एंड अब हम आएंगे किस पर, अब हम आएंगे न्यूटन के सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ डिस्कस हो गया था, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पर आते हैं। तो अभी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के पहले भी एक चीज और आपको समझनी पड़ेगी क्योंकि उसका इसमें यूज रहेगा। वो चीज क्या है, मोमेंटम। क्या है, मोमेंटम, मोमेंटम, ठीक है।
मोमेंटम क्या होता है, बहुत आसान सी चीज है। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम में क्या है, मास और किसी बॉडी का मास एंड वेलोसिटी mv, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम p, इट इज डिनोटेड बाय p। मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं, p से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड ये क्या होता है, किसी बॉडी का मास एंड वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसको हम बोलते हैं मोमेंटम। अब इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका तो मास का किलोग्राम हो गया, वेलोसिटी का क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, तो इसका यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, आपको याद होना चाहिए। ओके, अब मोमेंटम आपको समझ में आया क्या है मोमेंटम। मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और पार्टिकल, ठीक। अब इस चीज को मैंने पहले इसलिए बताया क्योंकि ये हमें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन का है उसमें ये अप्लाई करना पड़ेगा। इसी के द्वारा हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स से रिलेटेड जो है न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसको डिफाइन करेंगे, उसको निकालेंगे। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, सिंपल सी बात ये है, फर्स्ट लॉ में आपने जो पढ़ा हुआ है उसी से रिलेटेड है ये भी। तो जो रूल है वो ये है, अभी हम लोगों ने मोमेंटम पढ़ा। मोमेंटम क्या है कि कोई एक बॉडी, इसको समझने के लिए क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एक बॉडी है, एक बॉडी का मास m है, m1 है, चलिए m1 है, ठीक है, या चलिए m है, अभी m लेते हैं, फिर दूसरा एग्जांपल लेंगे तो m1 m2 लेंगे, अभी फिलहाल m है। एंड इसका जो इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक, फाइनल वेलोसिटी इसकी हो गई v। मास वही पार्टिकल है तो मास तो m ही रहने वाला है, उसकी जो वेलोसिटी थी वो u से हो गई है v, ठीक। मोमेंटम में क्या चेंज आया, पहले उसका मोमेंटम था p1 से डिनोट करते, पहले उसका मोमेंटम क्या था mu, बाद में क्या हो गया mv, ठीक है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, फर्स्ट ये हमारा p2 हो गया, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ एनी पार्टिकल और ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी पार्टिकल का जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है, मोमेंटम में चेंज हो रहा है उसका रेट ऑफ मोमेंटम चेंज जो होता है उसको, जिसको हम डेल्टा p भी लिख सकते हैं, डेल्टा p इज इक्वल टू p2 माइनस p1, ठीक। ये तो हमारा चेंज इन मोमेंटम हो गया। अब अगर इसको हम डिवाइड करें t से तो वो हमारा हो जाएगा रेट इन चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो यही बताता है कि रेट ऑफ, क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर समझते हैं, लीनियर इक्वेशन आप पढ़े होंगे, तो सीधे पाथ पे, सीधी स्ट्रेट लाइन पे जो मोशन होते हैं उससे रिलेटेड ये बात हम बता रहे हैं। लीनियर मोमेंटम is the rate of change of linear momentum is, क्या है ये, फोर्स है, is directly proportional to the force, ठीक है, फोर्स अप्लाइड, कुछ भी कर सकते हैं आगे, ठीक है। ये हमारा डेफिनेशन हो गई, क्या हो गई, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, ठीक है। ये हमारा हो गया डेफिनेशन। अब
इसको पहले से हम लोगों ने जो किया हुआ है, इसमें अभी एक काम और करना है हमको। वो काम क्या करना है? रेट ऑफ जो लिखा हुआ रेट ऑफ, अभी तो हमने ये क्या किया है? चेंज इन मोमेंटम किया है। रेट ऑफ का मतलब इसको t से डिवाइड करते हैं। तो अभी इसकी हम वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर वैल्यू क्या है? mv माइनस mu। अब इसमें m कॉमन मिल रहा है हमको, तो क्या m कॉमन ले लिया, v माइनस u आ गया, एंड डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, जो भी टाइम डिफरेंस जो भी रहा वहां पर, या ओनली t लिखते हैं, जितना t टाइम के बाद में इतना चेंज हुआ। तो अब ये क्या हो गया? m, और इसको लिखते हैं v माइनस यू अपॉन टी। अब आप जानते हैं v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है? a होता है एक्सेलरेशन, तो m a, इसको हम क्या लिख सकते हैं? m a। और ये क्या होता है? अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग जो अप्लाइड फोर्स होता है, अप्लाइड फोर्स वो हमारा किसके इक्वल होता है? चेंज इन मोमेंटम और उसकी रेट के इक्वल होता है। ये बात समझ में आई? ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। क्लियर सभी को? अब एक बार फिर से समझ लीजिए इसको, क्या होता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मोमेंटम अगर आपको समझ में आया तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, उसके बाद में फिर किसी फोर्स के द्वारा उसको हमने रेस्ट से मोशन में ले आए, तो उसकी कुछ वेलोसिटी चेंज हो गई। पहले अगर जीरो ही थी तो बाद में कुछ और वेलोसिटी हो गई, या पहले कोई वेलोसिटी थी बाद में कोई और हो गई, कुछ भी ले सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया? दोनों मोमेंटम निकाले और मोमेंटम का डिफरेंस निकाला। डिफरेंस निकालने के बाद उसको t से डिवाइड किया। जो रेट आया वो हमारा क्या हो गया? जो रेट आया वो हमारा हो गया चेंज इन मोमेंटम। जो उसका रेट आया वो हमारा हो गया फोर्स। ठीक है, तो इसको अभी साफ करते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसकी डिफिनीशन भी लिखी, नहीं तो मैं ऐसे ही बता देता, लिखने की जरूरत नहीं थी, बट मैंने लिख दी कि जिससे आप भी उसको लिखें, नोट करें, और ये डिफिनीशन ये पूरा अच्छे से प्रूफ करने को आता है एग्जाम में, इसको समझ लीजिएगा। अब हमारा जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है ये मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से ही रिलेटेड है, तो उससे कैसे रिलेट करेंगे उसके लिए हम इसको मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ फर्स्ट लॉ। पहले लॉ का जो मैथमेटिकली हम उसको प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ हमारा क्या बोलता है कि अगर कोई चीज रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक उस पे फोर्स अप्लाई ना करे। तो सपोज हमने फोर्स अप्लाई नहीं किया, ठीक है, अब हम यहाँ पर फिर से फार्मूला वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे फार्मूला? F इज इक्वल टू, अभी इससे पहले हमने क्या लिखा था? M, A की जगह हम V माइनस यू अपॉन टी रखेंगे। ठीक, क्योंकि हमें V और U के बीच में रिलेशन चाहिए। अब यहाँ पर फर्स्ट लॉ हमारा जो है वो यही बोलता है, फर्स्ट लॉ कि जो भी फोर्स है वो अगर ना अप्लाई किया जाए तो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। तो अगर हम F की वैल्यू 0 पुट कर दें इज इक्वल टू m v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, अब इस t को इधर भेजते हैं, m को इधर भेजते हैं, तो ये तो 0 हो जाएंगे, v माइनस यू। अब क्या आया? u इज इक्वल टू v। बताइए दोनों वैल्यू सेम आई, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, जितना u है उतना ही v है। क्यों? क्योंकि फोर्स अप्लाई नहीं हुआ। यही फर्स्ट लॉ है हमारा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। बात समझ में आ गई? क्लियर? और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत ज्यादा अच्छे से समझिएगा। ठीक है, मैथमेटिकली इसको प्रूफ करना भी पूछा जाता है। अब इसके बाद थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये बहुत इतना ज्यादा आसान है कि इसको आई थिंक कि अगर
मैं ना भी बताऊं, आप अपने मन से भी पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बाद थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है, ये दो अगर रूल आपने शुरू के पढ़े वो तो थोड़े से आपको समझने पड़ेंगे, लेकिन ये रूल बिल्कुल हलवा है। ये क्या है? एवरी एक्शन हैव, एवरी लिख देते हैं इसको, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब कोई भी अगर आप एक्शन कर रहे हैं तो उसके जस्ट अपोजिट रिएक्शन हो रहा होगा, सेम उतना, मतलब उसका जो जितना भी उसका जिसको बोले कि जितना ज्यादा फोर्स आप अप्लाई करेंगे उसका रिएक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा, जितना कम फोर्स आप अप्लाई करेंगे। अमाउंट ऑफ, इसको हम डिफाइन करें तो अमाउंट ऑफ किसी चीज का अमाउंट, अगर आप ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका रिएक्शन भी ज्यादा होगा, कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका रिएक्शन भी कम होगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? इसको कैसे लिखेंगे? एक्शन इज इक्वल टू माइनस रिएक्शन। ठीक है, एंड अब इस रिएक्शन को हम इधर ले लेते हैं अगर, तो एक्शन प्लस रिएक्शन इज इक्वल टू 0, है ना? बात समझ में? इसमें एक चीज ये ध्यान देने वाली है कि हमारा जो रिएक्शन होगा वो अमाउंट में तो एक्शन के ही इक्वल होगा, बट उसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगी। क्लियर? इसका एक एग्जांपल, रॉकेट जब चलता है तो क्या होता है? उसके जस्ट पीछे की तरफ जितना तेजी से उसके पीछे की तरफ से आग निकल रही होती है, उतना ही तेजी से, उतना ही तेज वेलोसिटी से या फिर स्पीड से वो बढ़ रहा होता है आगे की तरफ, है ना? और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। अगर आप किसी बोट से उतर रहे होते हैं, सपोज कि किसी नदी में आपने बोटिंग करी, बोट पे आप रहे और उसके बाद में आप उससे नीचे उतर रहे हैं, तो जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, बोट को छोड़ते हैं, तो बोट पीछे की तरफ खिसकती है, होता है ऐसा? बहुत सारे इसके रूल है। तो एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप किसी गन का यूज कर रहे हैं, तो अगर आप उसको यूज करते हैं, आपने गन चलाई, आपने गोली चलाई, तो आपका हाथ पीछे की तरफ क्या होता है? गन के साथ में पीछे की तरफ एक क्या होता है? रिएक्शन होता है। उससे जो भी गोली, जो भी बुलेट निकली वो तो आगे चली गई, अब उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा होगी, मास उसका कम होगा, मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम तो बराबर ही होगा। मोमेंटम में एक बात ये भी समझ लीजिएगा, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। रियल में क्या होता है? मास पर मोमेंटम डिपेंड करता है, बट मास तो चेंज नहीं होता है किसी का। तो अगर उसकी हम मास वही रखें, वेलोसिटी उसकी बढ़ाते चले जाएं, तो उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा हो सकता है ना? जैसे एक साइकिल और एक कार दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं और जाकर के किसी दीवार में टकराए, तो ज्यादा नुकसान किसके कारण हुआ होगा? साइकिल के कारण या फिर कार के कारण? किसके कारण हुआ होगा? वेलोसिटी दोनों की सेम थी, तो किसके? कार के कारण। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा था। तो मोमेंटम क्या होता है वो चीज ऐसे समझिए, ऐसे एग्जांपल्स लेकर के। तो एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सबको समझ में आया? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अभी एक चीज इसमें अभी बच रही है, उस चीज को और डिस्कस करते हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वाली क्लास रखेंगे उसमें दो लेसन, एक मोशन एंड एक फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ये दोनों लेसन के न्यूमेरिकल्स रखेंगे उसमें, ओनली एंड ओनली, कुछ भी नहीं, नो थ्योरी, ओनली न्यूमेरिकल्स। आप अपने जो भी आपने सवाल लगाए हुए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, एंड आप मुझको बताएंगे भी कई सारी चीजें जो आपने उस पे अप्लाई किए रूल्स, वो सभी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे एक स्टार बना के लिखिएगा।
ठीक है, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन मतलब होता है क्या करना, सुरक्षा करना, या जिसको बोलते हैं जितना है उतना ही रहे, ना कम हो ना ज्यादा हो। ठीक है, इसको क्या करते हैं, संरक्षण बोलते हैं। कंजर्वेशन मींस संरक्षण। तो कंजर्वेशन मींस क्या हुआ, संरक्षण। तो मोमेंटम का संरक्षण कैसे होगा, इसको समझने के लिए हमको एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। अभी मैंने बोला था ना कि एक पार्टिकल m1 m2, तो अब यहां पर लेंगे m1 एंड दूसरा एक पार्टिकल है m2, क्या है m2, एंड इसकी वेलोसिटी है u1 एंड इसकी है u2 इनिशियल, एंड बाद में क्या हुआ, ये आपस में टकरा गए। ये आपस में इनकी वेलोसिटी थी, अलग अलग चल रहे थे, बट किसी कंडीशन में ये दोनों आकर के टकरा गए। तो जब टकराए तो अब इनका मास तो वही रहने वाला है, m1 ही रहने वाला है। वेलोसिटी जो इनकी v1 थी, u1 थी, वो अब हो गई v1, एंड दूसरे वाले साहब जो थे m2 वाले, जिनका मास m2 था, उनकी वेलोसिटी हो गई v2। अब यहां पर हमको ये वाला कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कैसे अप्लाई करना है वो चीज समझने वाली है। ठीक है, तो यहां पर अभी हम लिख दे रहे हैं इनिशियल, ये क्या है हमारा, इनिशियल कंजर्वेशन या इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम, एंड ये हमारा क्या है, फाइनल मोमेंटम। फाइनल अब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम में क्या रिलेशन हो सकता है? तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या हुआ कि कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, संरक्षित होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, अब इसका हम मोमेंटम निकालते हैं तो इसका क्या है, m1 u1 प्लस इसका क्या है, m2 u2। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये बिल्कुल भी बदलेगा नहीं, वेलोसिटी बदल जाएगी, मास तो वही रहने वाला है। तो हो सकता है किसी की वेलोसिटी कम हो तो बढ़ जाए, किसी की जितनी बढ़ेगी उतना ही किसी और की उसी के एवरेज में कम होगी। क्यों? क्योंकि उनका टोटल मोमेंटम जो इधर है वही उधर भी होना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। ये ध्यान रखिएगा, दो बॉलें आपस में आई और टकरा गई। पहली बॉल और दूसरी बॉल दोनों जब आपस में टकराई तो उनके जो मोमेंटम थे वो क्या हो गए, सेम हो गए। अब उसमें जो छोटी बॉल होगी जिसका मास कम होगा वो बड़ी तेजी से भागी चली जा रही होगी। क्यों? मोमेंटम दोनों के सेम हो गए। अब उसका मास कम है तो उसकी वेलोसिटी तो ज्यादा होगी ना, क्योंकि दोनों के सेम हो गए मोमेंटम। बात समझ में आ रही है? तो इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। अभी जो मैंने गन का एक दिया कि कोई गन से शूट किया गया, कोई उससे बुलेट निकला, तो बुलेट आगे बढ़ेगा, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, तो मास ऑफ बुलेट मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इज इक्वल टू वो व्यक्ति जिसने बुलेट चलाया, जिसने क्या किया, राइफल या गन से शूट किया, तो उसका हाथ भी पीछे की तरफ हटेगा। कितने वेलोसिटी से पीछे की तरफ हटेगा, इसके लिए हमें क्या चाहिए, मास ऑफ। हम देखें कि मास ऑफ क्या है, जो गन थी उसका मास क्या है, तो गन कितनी रफ्तार से कितनी स्पीड से पीछे की तरफ हटेगी। तो ऐसे वाले जो न्यूमेरिकल होते हैं वो इसी से लगते हैं। न्यूमेरिकल तो अभी मैं नेक्स्ट क्लास में भी एक डिस्कस करूंगा। तो अभी का जो टॉपिक था आज का वो यही इतना ही टॉपिक था, बस इसको आपको अच्छे से समझना है। जिन पॉइंट्स को मैंने बताया, इसका इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा फैक्टर इंपॉर्टेंट है वो न्यूटन्स के सभी लॉ ऑफ मोशन आपको पता होने चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप मोस्टली पूछते ही पूछते हैं, एंड मोमेंटम क्या है, डिफाइन मोमेंटम। एंड इस वाले लेसन से एक खास बात और पूछते हैं, ये चीज आप नोट कर लीजिएगा कि इस वाले लेसन से यूनिट जरूर पूछते हैं।
फोर्स की यूनिट क्या मैंने बताई, न्यूटन। क्यों न्यूटन क्यों पड़ी, क्योंकि जिसने डिस्कवर किया था वो साहब, वो सर का नाम ही था न्यूटन, तो उन्हीं के नाम पर इसकी यूनिट क्या रख दी गई, न्यूटन। एंड बाकी अभी मैंने मोमेंटम की बताई, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। एंड ऐसे ही फोर्स की क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको न्यूटन बोलते हैं, है ना। तो ये सभी चीजें आपको अच्छे से तैयार करनी है। नेक्स्ट क्लास में जब मैं न्यूमेरिकल्स इसके बताऊंगा तो ये आपको अच्छे